चैप्टर 76 डायमेंशन शैडो बुलेट। विपिन हल्की मुस्कान के साथ शांति से बर्फ के पिरामिड की ओर बढ़ रहा था। उसके बगल में वाणी चल रही थी और लगातार बड़बड़ा रही थी। विपिन को उन दो बर्फ तेंदुओं को मारे हुए 30 मिनट हो चुके थे जो उनके सामने आए थे। उन बर्फ तेंदुओं को मारने के बाद विपिन को एक तेंदुए से एक आई स्कोर मिला। 2 बर्फ तेंदुओं को मारकर एक सी रैंक का स्कोर पाकर विपिन बहुत खुश था, इसलिए वो और भी उत्साहित होकर आगे बढ़ रहा था। इन 30 मिनटों के दौरान उनका सामना 10 और बर्फ तेंदुओं से हुआ जो सभी सी रैंक के थे, ठीक वैसे ही जैसे पहले 2 तेंदुओं से हुआ था। ये बर्फ तेंदुए हमेशा ग्रुप में दिखाई देते हैं। उनका सामना 2 बर्फ तेंदुओं के 2 ग्रुप और 3 बर्फ तेंदुओं के 2 ग्रुप से हुआ था। जब वे 2 बर्फ तेंदुओं के ग्रुप का सामना करते थे तो विपिन उन्हें अपनी डायमेंशन शैडो बुलेट से मार देता था। वाणी ने विपिन को पहले ही कहा था कि वो अपने द्वारा मारे हुए राक्षसों के सभी कोर रख सकता है, इसलिए विपिन ने ज्यादा राक्षसों को मारने का फैसला किया। इसलिए जब भी कोई बर्फीला तेंदुआ उनके सामने आता, वाणी के कुछ भी किए बिना वो उन्हें अपनी स्किल से मार देता। वाणी विपिन को सभी राक्षसों को मारते देख निराश थी, लेकिन जब उसने सोचा कि जल्द ही उन्हें ऐसे ग्रुप का सामना करना होगा जहां 2 से ज्यादा बर्फीले तेंदुए होंगे, तो वो शांत हो गई। वाणी ने देखा कि विपिन हमेशा उन्हें मारने के लिए 2 ही बुलेट का उपयोग करता था, इसलिए उसे लगा कि वो एक बार में सिर्फ 2 बुलेट ही चला सकता है। जब वे 3 बर्फीले तेंदुओं के ग्रुप के सामने आए तो वाणी ने डंजन में अपना पहला शिकार करने के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ने के तैयार हुई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी, उसने देखा कि उनकी परछाई से 3 काली बुलेट निकली और तेंदुओं को पहले की तरह ही मार गिराया। वाणी जो आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई और देखती रही कि विपिन तेंदुओं की ओर बढ़ा और कोर की तलाश शुरू कर दी। वो क्या था? क्या उसे एक ही समय में सिर्फ 2 ही बुलेट नहीं चलानी चाहिए थी? इस बार वे 3 कैसे हो गई? कोर की तलाश करने के बाद विपिन ने वाणी की ओर देखा भी नहीं, जो अभी भी आगे बढ़ने की पोजीशन में जमी हुई थी, और वो बर्फ के पिरामिड की ओर चलने लगा। फिलहाल उसका पूरा ध्यान कोर पर था। जब वाणी ने विपिन को दूर जाते देखा तो उसने स्टैचू खेलना बंद कर दिया और तेजी से उसका पीछा किया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बार फिर 3 बर्फ तेंदुओं का ग्रुप मिला। इस बार उन बर्फ तेंदुओं को देखकर वाणी ने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की और बस देखती रही कि वे एक बार फिर विपिन की डायमेंशन शैडो बुलेट से मारे गए। इन 10 तेंदुओं को मारने के बाद विपिन को 3 कोर मिले और अब वो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ चल रहा था। ये बर्फ तेंदुए काफी कमजोर है, विपिन ने चलते हुए बुदबुदाया। वाणी ने विपिन की आवाज सुनी और मन किया कि उसका सिर फोड़ दे। हालांकि बर्फ तेंदुए कमजोर होते हैं, लेकिन हंटर्स को उनकी गति से जूझना पड़ता है। बर्फ तेंदुओं की गति बहुत ज्यादा होती है। हालांकि ये C+ रैंक के हंटर से कम होती है, लेकिन वे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे हमेशा ग्रुप में हमला करते हैं। लेकिन क्योंकि विपिन उन्हें डायमेंशन शैडो बुलेट का उपयोग करके मार रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति नहीं दिखा पा रहे थे। अचानक वाणी और विपिन एक बार फिर रुके और अपने सामने देखा। उनके सामने 4 बर्फ तेंदुए उनकी ओर आ रहे थे। ये 4 आंखों वाले तेंदुओं थे। ये देखकर विपिन और वाणी दोनों की आंखें चमक उठीं। वाणी को 90% भरोसा था कि इस बार वो लड़ पाएगी, लेकिन जब उसने विपिन की तरफ देखा और उसकी चमकती आंखें देखी तो उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। वो एक साथ 4 को मारने में सफल नहीं होगा, है ना? वाणी ने आशा की आखिरी किरण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विपिन निर्दयी था। उसने एक बार फिर अपनी डायमेंशन शैडो बुलेट का उपयोग करके उन 4 बर्फीले तेंदुओं को मार डाला। 4 बुलेट को कंट्रोल करना उसके लिए भी मुश्किल था, जैसे उसने डेथ लॉर्ड से लड़ते समय बुलेट को कंट्रोल किया था। लेकिन अगर उसे सिर्फ बुलेट चलानी है तो वो एक ही समय में 5 को मार सकता है। 4 बर्फीले तेंदुओं को बर्फ पर गिरते देखकर वाणी की आंखें बेजान हो गई। उसने बिना किसी भाव के विपिन को देखा, क्योंकि विपिन एक बार फिर तेंदुओं की ओर बढ़ गया और कोर की तलाश शुरू कर दी। जब विपिन कोर की तलाश कर रहा था, अचानक वाणी को कुछ ख्याल आया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसे पहले इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वह ये सोचने में व्यस्त थी कि कैसे शिकार को चुराया जाए, लेकिन उसने इस चीज को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वो उस स्किल का इतनी बार उपयोग कर रहा है। उस स्किल की शक्ति को देखते हुए उसका माना खत्म हो जाना साधारण बात है। फिर वो पूरी तरह से ठीक क्यों दिख रहा है? उसके पास कितना माना है? वाणी ने सोचा और हैरान हो गई कि क्या विपिन वास्तव में एक इंसान है। वो जानती थी कि अगर वो इतनी बार अपने स्किल का उपयोग करती है
तो उसका माना जरूर खत्म हो जाएगा। वाणी सही थी जब उसने सोचा कि विपिन हर बार अपने स्किल का उपयोग करते समय बड़ी मात्रा में माना का उपयोग कर रहा है। हालांकि विपिन सिर्फ एक डी रैंक का हंटर है, लेकिन उसके मोनार्च कोर और विकसित प्राइम कोर के कारण उसकी माना क्षमता एक सी प्लस रैंक के हंटर के बराबर है। इन दोनों ने न केवल उसे बहुत अधिक मात्रा में माना दिया, बल्कि उसे अच्छी माना रिजेनरेट गति भी दी। विशेष रूप से उसका मोनार्च कोर, जो कुछ ही मिनटों में उसका माना वापस पा सकता है। उसने देखा कि शैरो एनर्जी की एक छोटा हिस्सा प्राप्त करने के बाद उसके मोनार्च कोर की मैना प्राप्त करने की गति और भी अधिक हो गई। इस बार विपिन को 4 बर्फ तेंदुओं से एक और कोर मिला। उसने कोर को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया और वाणी उसे केवल जलन भरी आंखों से देख सकती थी। हालांकि अपनी बैकग्राउंड के साथ वो आसानी से जितने चाहे उतने सी रैंक के कोर प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसने कभी भी कोर इकट्ठा करने के लिए पैसे का उपयोग नहीं किया और हमेशा उन्हें खुद ही इकट्ठा किया। कोर इकट्ठा करने के बाद विपिन और वाणी एक बार फिर आगे बढ़े और 10 मिनट के बाद वे आखिरकार बर्फ के पिरामिड तक पहुंच गए। चैप्टर 77 नीला सींग वाला भेड़िया। जब विपिन बर्फ के पिरामिड के पास आया तो उसने एक पोर्टल देखा जो बिल्कुल उस पोर्टल जैसा था जिससे वो डंजन में आया था। पोर्टल देखकर विपिन ने सोचा कि ये पोर्टल शायद उन्हें दूसरी मंजिल तक ले जाएगा। हम इस पोर्टल का उपयोग करके दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। वाणी ने पोर्टल को देखकर विपिन के विचार की पुष्टि की। वो दूसरी मंजिल पर जाने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वो पहली मंजिल पर कुछ भी नहीं कर पाई थी। क्या आप अंदर जाने से पहले थोड़ा आराम करना चाहते हैं? हालांकि वाणी दूसरी मंजिल पर जाने के लिए खुश थी, फिर भी उसने विपिन से पूछा, क्योंकि वो हर समय अपने स्किल का उपयोग कर रहा था। मैं ठीक हूं, हम अंदर जा सकते हैं। विपिन का माना पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था और डंजन में आने के बाद से केवल 1 ही घंटा बीता था, इसलिए वो थका हुआ नहीं था। वाणी ने उसकी बात सुनने के बाद सिर हिलाया और उत्सुकता से पोर्टल की ओर बढ़ गई। विपिन भी उसके पीछे पीछे गया और वे दोनों पोर्टल में अंदर चले गए। पोर्टल में जाने के बाद विपिन ने खुद को एक जंगल के गेट के सामने खड़ा पाया। जंगल के पेड़ बहुत ऊंचे थे, वे करीब 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहे थे। पहली मंजिल की तरह यहां भी सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था, जिसमें जंगल के पेड़ भी शामिल थे। तो अगर हमें इस मंजिल को साफ करना है तो हमें इस जंगल के दूसरे छोर तक पहुंचना होगा। विपिन ने वाणी से पूछा, जो उसके बगल में खड़ी थी। हां, वाणी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह जंगल बड़ा नहीं है, केवल 100 वर्ग किलोमीटर का है, इसलिए हमें जंगल के दूसरे छोर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि जंगल बड़ा नहीं है, इसलिए हमें यहां राक्षसों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलो चलते हैं। विपिन ने वाणी की बात सुनकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जंगल में भयानक सन्नाटा था और केवल विपिन और वाणी के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि जंगल के अंदर जाने के 1 मिनट बाद ही विपिन और वाणी ने एक भेड़िए की चीख सुनी। दोनों ने चलना बंद कर दिया और सामने देखा। बू! जल्द ही कई और भेड़ियों की चीखें और पास आते हुए कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही सेकंड में उनके सामने 10 भेड़िए दिखाई दिए, जो 1 मीटर लंबे और 2 मीटर ऊंचे थे। भेड़ियों का शरीर सफेद फर से ढका हुआ था और उनकी आंखें नीली थी। उनके शरीर से बर्फ जैसी आभा निकल रही थी, जिससे माहौल और भी ठंडा हो रहा था। बर्फीले भेड़िए! वाणी ने भेड़ियों को देखकर बड़बड़ाया। विपिन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी परछाई से एक तलवार निकल आई। वाणी, जो उसके बगल में खड़ी थी, यह देखकर चौंक गई कि तलवार जमीन से निकली थी। इस बार विपिन ने अपने स्किल का उपयोग न करके तलवार से लड़ने का फैसला किया। उसका शैडो बुलेट काफी मात्रा में माना का उपयोग करता है और उसे इसे दोबारा पाने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। लेकिन वाणी ने बताया था कि इस जंगल में कई राक्षस हैं, इसलिए शायद तुम्हें माना वापस पाने का समय नहीं मिलेगा। पहली मंजिल पर उसे हमेशा तेंदुओं को मारने के बाद कुछ समय मिलता था, जो माना वापस पाने के लिए काफी था। लेकिन अब इस स्थिति में उसने तलवार से लड़ने का फैसला लिया। वो केवल जरूरत पड़ने पर अपने स्किल का उपयोग करेगा। वाणी थोड़ी चौंक गई जब उसने जमीन से तलवार निकलते देखी, लेकिन जब उसने देखा कि विपिन ने अपने अजीब स्किल से सभी 10 भेड़ियों को नहीं मारा, तो वो खुश हो गई। आखिरकार अब वो लड़ाई में हिस्सा ले सकेगी। वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही वे दोनों भेड़ियों पर हमला करने ही वाले थे, विपिन और वाणी ने देखा कि 10 भेड़ियों के पीछे एक और भेड़िया दिखाई दिया, जो बाकी भेड़ियों से भी बड़ा था। यह भेड़िया 2 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा था। इसके माथे से एक गहरा नीला सींग निकला हुआ था, जिससे ठंड का एहसास हो रहा था।
भले ही ये भी सी रैंक का राक्षस था, वाणी और विपिन दोनों महसूस कर सकते थे कि ये भेड़िया दूसरे भेड़ियों से ज्यादा शक्तिशाली था। विपिन को ये भेड़िया देखकर वो शैडो भेड़िया की याद आ गई जिसे उसने कुछ समय पहले मारा था। वो भेड़िया भी अपनी ताकत से उनकी शक्ति का अंदाजा लगाने लगा और उन्हें पहले थका देना चाहता था ताकि उन पर आसानी से मार सके। हालांकि भेड़िया बड़ा और खतरनाक दिख रहा था, फिर भी वो एक सी रैंक का राक्षस था। लेकिन विपिन और वाणी उससे नहीं डरे। आइस वॉक, वाणी ने बड़बड़ाया और उसके पैरों के चारों ओर नीली बर्फीली आभा दिखाई दी। वो इतनी तेजी से भेड़ियों की तरफ बढ़ी कि विपिन को भी उसका आकार साफ दिखना मुश्किल हो गया। वाणी 3 भेड़ियों के पास दिखाई दी और उसकी आंखें नीले रंग से चमकने लगी। आइस टोर्नाडो, वाणी ने कहा, और उसकी हल्की नीली तलवार भेड़ियों की ओर घूम गई। उसकी तलवार की नोक से एक बर्फीला तूफान निकला जिसमें तीखे बर्फ के कांटे थे जो तीनों भेड़ियों को पल भर में घेरने लगे। बर्फीले तूफान में फंसे भेड़िए दर्द से चिल्लाने लगे। वो तूफान बर्फ से भरा हुआ एक बवंडर था जिसने भेड़ियों को बर्फ के कांटों ने काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो तलवार साधारण नहीं है। विपिन ने बाकी भेड़ियों की ओर ध्यान देने से पहले वाणी की तलवार की तरफ ध्यान दिया। नीले सींग वाला भेड़िया गुस्से में चीख उठा जब उसने देखा कि उसके 3 साथी तुरंत मारे गए। उसकी चीख के साथ ही उसके माथे का सींग गहरे नीले रोशनी से चमक उठा और 7 नीली ऊर्जा की किरणें बाकी भेड़ियों की ओर चली गई। जब वो ऊर्जा की नीली किरण बाकी भेड़ियों के शरीर में समा गई तो उनकी आभा अचानक बढ़ गई जिससे वे लगभग C+ रैंक के करीब पहुंच गए। चैप्टर 78 भेड़िए। विपिन ने उस भेड़िए के माथे पर चमकते सींग और बाकी भेड़ियों की बढ़ती आभा को देखा जो अचानक और ताकतवर हो गए थे। ये देखकर कि सींग वाले भेड़िए ने अपने साथियों की ताकत कैसे बढ़ाई, विपिन को समझ आ गया कि ये भेड़िया उस शैडो भेड़िए से अलग है जिसका उसने पहले जंगल में सामना किया था। वो भेड़िया अपने साथियों की परवाह नहीं करता था और उन्हें सिर्फ अपने लिए कुर्बान कर देता था। लेकिन ये भेड़िया अपने साथियों को ताकत दे रहा था और उन्हें बचा रहा था। सभी 7 भेड़िए जोर से चीखने लगे और उनके आसपास की हवा और भी ठंडी हो गई। बर्फ के तेज कांटे जो ठंडी आभा छोड़ रहे थे उनके चारों ओर प्रकट हुए और उन्होंने उन सभी को वाणी की तरफ फेंका जिसने अभी अभी 3 भेड़ियों को मार डाला था। आते हुए बर्फ के कांटों को देखकर वाणी ने अपना पैर जमीन पर मारा और उसके सामने 2 मीटर ऊंची और 1 मीटर मोटी बर्फ की दीवार खड़ी हो गई। बर्फ की दीवार पर कांटों के टकराने से जोरदार आवाजें गूंजने लगी। वाणी को अपनी दीवार पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब कांटों की ताकत से दीवार टूटने लगी तो उसका चेहरा बदल गया। विपिन ने देखा कि कैसे सींग वाले भेड़िए ने बर्फ के कांटों को नीली आभा से ढक दिया था और उनकी ताकत को भी बढ़ा दिया था। ये भेड़िया अपने साथियों के हमलों को भी और ताकतवर बना सकता है। विपिन सोच में पड़ गया क्योंकि उसे लगा कि इन कांटों की शक्ति C+ रैंक के करीब लग रही थी। इतने शक्तिशाली कांटों के सामने वाणी की बर्फ की दीवार ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बूम! एक जोरदार आवाज के साथ दीवार टूट गई। अब वाणी के पास सिर्फ अपने आइस वॉक स्किल का इस्तेमाल करके इन हमलों से बचने का ही रास्ता था। सींग वाले भेड़िए की ताकत देखकर विपिन ने भी और देर नहीं की। उसे चिंता हो रही थी कि लड़ाई का शोर सुनकर और भी राक्षस वहां आ सकते हैं। जंगल छोटा था और कई तरह के राक्षसों से भरा हुआ था। विपिन को जरा भी नहीं लगा कि दूसरे राक्षस इस लड़ाई की आवाज को नजरअंदाज करेंगे। विपिन ने माना शक्ति का इस्तेमाल किया जिससे उसके चारों ओर एक हल्की नीली और काली परत बन गई। उसने अपनी शक्ति का 80% इस्तेमाल किया ताकि शैडो एनर्जी का ज्यादा दबाव न हो। माना शक्ति के बाद विपिन एक भेड़िए की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसका चेहरा बदल गया। बर्फीली जमीन की वजह से घर्षण बहुत कम था और वो अपनी गति को कंट्रोल नहीं कर सका। विपिन का शरीर एक बर्फ के भेड़िए से टकराया जो 2 मीटर दूर जाकर गिरा और खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही विपिन गिरा उसने महसूस किया कि कोई उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। उसने बगल में देखा एक और बर्फ का भेड़िया अपनी नीली आंखों से उसे घूर रहा था। धमाके की आवाज सुनकर वाणी पर हमला कर रहे भेड़िए भी रुक गए और विपिन की ओर देखने लगे। अरे, मेरी परवाह मत करो, मैं बस यहां से गुजर रहा था, विपिन ने भेड़िए से कहा जो उसके पास थे। गर भेड़िया उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और अपने नुकीले दांत दिखाते हुए विपिन पर झपटे। जिस भेड़िए से वो टकराया था वो भी खड़ा हो गया और विपिन की ओर 2 बर्फ के भाले फेंके। विपिन ने भेड़िए और भालों को अपनी ओर आते देख उन्हें शाप दिया।
वो अभी भी जमीन पर था, इसलिए बचने का कोई तरीका नहीं था। विपिन ने अपने दांत कसे और माना शक्ति को बंद कर दिया, क्योंकि उसके शुरू रहते हुए वो स्किल का उपयोग नहीं कर सकता था। फिर विपिन ने अपनी ब्लैंक व्हाइट स्वॉर्ड से भेड़िए के तीखे पंजों को रोकने की कोशिश और दूसरी तरफ से आ रहे बर्फ के भालों की ओर 2 बुलेट चलाई। क्योंकि उसने शैडो एनर्जी का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए बुलेट चलाने में माना शक्ति की खपत पहले से कम थी। भेड़िए का तेज बर्फीला पंजा विपिन की तलवार से टकराया और तलवार दूर जा गिरी। उसी समय विपिन की शैडो बुलेट 2 बर्फ के भालों से टकराई और एक जोरदार धमाके के साथ बर्फ के भाले और बुलेट दोनों नष्ट हो गए और उनके चारों ओर शॉकवेव फैल गई। ठंडी हवा और बर्फ के टुकड़े हर जगह फैल गए, जिससे वातावरण बर्फीले तूफान जैसा लगने लगा। सींग वाले भेड़िए की बफ के कारण सभी भेड़ियों की ताकत C+ रैंक के करीब थी। विपिन की शारीरिक शक्ति बिना माना शक्ति के C+ रैंक पर नहीं थी, इसलिए उसने किसी तरह भेड़िए के पंजे का वार तो रोक लिया, लेकिन उसकी तलवार दूर जा गिरी। उसका दाहिना हाथ, जिससे वो तलवार पकड़े हुए था, वो हाथ कांप रहा था और भेड़िया फिर से उस पर हमला करने वाला था। जैसे ही भेड़िए ने पंजा उठाया, विपिन के चारों ओर माना की एक हल्की नीली परत फिर से उभर आई। उसने फिर से माना शक्ति का इस्तेमाल किया और उसका दाहिना हाथ कांपना बंद हो गया। उसने भेड़िए के पंजे के खिलाफ एक जोरदार मुक्का मारा। माना शक्ति के बाद विपिन की शारीरिक शक्ति एक C+ रैंक हंटर के बराबर थी। भले ही भेड़ियों को अधिक ताकत मिली थी, फिर भी वे C+ रैंक के राक्षस नहीं थे। भेड़िए का पंजा विपिन की मुट्ठी से टकराकर टूट गया और लाल खून बहने लगा। मौके का फायदा उठाकर विपिन ने भेड़िए के पेट में लात मारी और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। भेड़िए को दूर उछालने के बाद विपिन आखिरकार खड़ा हो गया और अपने खून से लथपथ हाथ को देखा। उसके हाथ पर पंजे का गहरा निशान था, जिससे वो पहले भेड़िए से टकराया था। विपिन ने इधर उधर देखा और अपनी तलवार को लगभग 10 मीटर दूर पाया। 10 मीटर की दूरी उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वो तुरंत तलवार के पास पहुंचा। इस बार वो सावधान था और किसी से नहीं टकराया। वाणी के साथ लड़ रहे 5 भेड़ियों ने देखा कि विपिन ने एक भेड़िए को उड़ा दिया और उनमें से 2 उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन सींग वाला भेड़िया चीखने लगा और वे भेड़िए फिर से वाणी पर ध्यान केंद्रित करने लगे। अपने 5 साथी को वाणी से लड़ते हुए देखने के बाद सींग वाला भेड़िया आगे बढ़ा और बाकी 2 भेड़ियों के साथ विपिन की ओर देखने लगा। चैप्टर 79 मौत। बर्फीले सींग वाला भेड़िया अपने 2 साथियों के साथ विपिन के पास आया। उनके फर से डरावनी आभा झलक रही थी और उनकी सांसों से बर्फीले बादल बन रहे थे। माहौल बेहद ठंडा हो गया था। विपिन अपनी तलवार को मजबूती से पकड़े खड़ा रहा, आने वाली लड़ाई के लिए तैयार। जैसे ही भेड़िए उसके पास पहुंचे, उनमें से एक ने विपिन पर झपट्टा मारा। विपिन ने फुर्ती से एक तरफ कदम रखा और अपनी तलवार घुमाई, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार भेड़िए के कंधे तक पहुंचने वाली थी, सींग वाले भेड़िए की आंखें चमक उठीं और भेड़िए के सामने एक मोटी बर्फ की दीवार निकल आई, जिसने तलवार के वार को रोक दिया। उसी वक्त दूसरे बर्फीले भेड़िए ने अपना मुंह खोला और विपिन की ओर बर्फ की एक बॉल फेंकी। विपिन ने जल्दी से शैडो बुलेट चलाई, जिससे बर्फ की गेंद को रोका जा सके, और फिर उसने बर्फ की दीवार के पीछे जाकर भेड़िए पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि उसके पैर बर्फ की मोटी परत में फंसे हुए थे। उसने अपनी ताकत से बर्फ को तोड़ा और अपने पैरों को आजाद किया। बर्फ की गेंद और शैडो बुलेट आपस में टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे बर्फ के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। धमाके के बाद पहले भेड़िए की रक्षा करने वाली बर्फ की दीवार भी गायब हो गई। जैसे ही दीवार हटी, विपिन ने देखा कि एक और बर्फ की गेंद उसकी ओर तेजी से आ रही है। इस बार भेड़िया विपिन के बहुत करीब था, इसलिए उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। विपिन ने बर्फ की गेंद को रोकने के लिए अपनी तलवार से एक चौड़ा वार किया। जैसे ही उसकी तलवार बर्फ की गेंद से टकराई, वो फट गई और विपिन हवा में उछलकर 5 मीटर दूर पीछे जा गिरा। उसके होंठों के कोने से खून की हल्की धारा बह निकली। विपिन दर्द से कराह उठा। उसका हाथ बर्फ की गेंद की चोट के कारण दर्द हो रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि वो कितना कमजोर है। पहले उसे लगता था कि वो सी रैंक के राक्षसों का आसानी से मार सकता है। अब विपिन को समझ आया कि वह कितना गलत था। उसने कभी ऐसे समूह का सामना नहीं किया था जो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से तालमेल बिठाकर लड़ते हों। लड़ाई की शुरुआत से ही सींग वाले भेड़िए ने विपिन को एक भी हमला करने का कोई मौका नहीं दिया था, और जैसे ही विपिन ने हमला किया, सींग वाला भेड़िया और उसके साथी बर्फीले भेड़िए की आंखें चमकी।
और उन्होंने उस पर बर्फीले भालों की बारिश कर दी। विपिन को महसूस हुआ कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसने तुरंत अपनी माना शक्ति का प्रयोग बंद किया और शैडो वॉक स्किल का उपयोग किया। जिस स्थान पर विपिन खड़ा था वहां दर्जनों बर्फीले भाले गिरे और जोरदार धमाकों की आवाजें आईं। धमाकों के बीच एक ब्लैक शैडो तेजी से उस बर्फीले भेड़िए की ओर बढ़ी जो सींग वाले भेड़िए से दूर था। अपनी गति और शैडो वॉक स्किल का उपयोग करते हुए विपिन तुरंत बर्फीले भेड़िए के पास पहुंच गया और उस पर हमला किया। सींग वाला भेड़िया चिल्लाया और तुरंत एक बर्फ की दीवार उसके साथी के सामने उभर आई। बर्फ की दीवार देखकर विपिन ने उपहास किया। उसकी ब्लैंक व्हाइट स्वार्ड पर हल्की नीली और काली परत उभर आई। इस बार तलवार की धार ने बर्फ की दीवार को काट दिया और सीधा बर्फीले भेड़िए के शरीर से टकराई। भेड़िए की आंखों में डर की झलक दिखाई दी क्योंकि उसका शरीर एक ही झटके में 2 हिस्सों में बंट गया था। बर्फीले भेड़िए को मारते ही विपिन तुरंत पीछे हट गया। जैसे ही उसने दूरी बनाई एक और बर्फीली गेंद वहां आकर फटी जहां वो खड़ा था। विपिन ने तेजी से सींग वाले भेड़िए और उसके साथी बर्फीले भेड़िए की ओर फिर से हमला किया। विपिन को अपनी ओर आते देख सींग वाले भेड़िए ने कुछ बर्फीले भाले फेंके जबकि बर्फीले भेड़िए ने एक बर्फीली गेंद फेंकी। विपिन ने आसानी से भाले और बर्फीली गेंद का चकमा दिया और तेजी से दूरी घटा ली। जब वो मात्र 10 मीटर दूर था तो उसने उन पर 2 शैडो बुलेट का उपयोग किया। सींग वाला भेड़िया और बर्फीला भेड़िया दोनों बुलेट से बचने के लिए एक तरफ कूद गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई बुलेट हवा में मुड़ी और बर्फीले भेड़िए की तरफ बढ़ गई जो छलांग लगा रहा था। बर्फीले भेड़िए को यह उम्मीद नहीं थी कि बुलेट अपना रास्ता बदल लेंगी और वो उनकी चपेट में आ गया। बुलेट से भेड़िए की एक आंख और कंधा घायल हो गया और वो दर्द से चिल्लाने लगा। विपिन, जो पहले से ही भेड़िए के बहुत करीब था, तुरंत उसकी ओर बढ़ा और अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। दूसरे भेड़िए को भी विपिन ने मार डाला और उसका शरीर बेजान होकर बर्फीली जमीन पर गिर गया। भेड़िए को मारने के बाद विपिन ने बर्फीले सींग वाले भेड़िए की तरफ देखा जो उसे गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। अब जबकि बर्फीला सींग वाला भेड़िया अकेला रह गया था, विपिन ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। आमने सामने की लड़ाई में उसे सींग वाले भेड़िए से कोई डर नहीं था। उसने वाणी की तरफ देखा और पाया कि उसने पहले ही उन 5 भेड़ियों में से 3 को मार दिया था जो उस पर हमला कर रहे थे। वाणी द्वारा कुल 6 भेड़ियों को मारते हुए देखकर विपिन को अच्छा नहीं लगा। वाणी जो कोर इकट्ठे करेगी वे दोनों में आधे आधे बांटे जाएंगे, जबकि विपिन द्वारा इकट्ठे किए गए सभी कोर वो अपने पास रखेगा। वो वाणी से ज्यादा राक्षस मारना चाहता था ताकि वो उससे ज्यादा कोर इकट्ठा कर सके, लेकिन बर्फीले सींग वाले भेड़िए के कारण वो सिर्फ 2 ही भेड़ियों को मार पाया था। ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया और उसने सींग वाले भेड़िए को गुस्से से देखा। सींग वाला भेड़िया उलझन में था कि ये 2 पैरों वाला प्राणी उसे गुस्से से क्यों घूर रहा है। वो विपिन को बताना चाहता था कि गुस्सा तो उसे होना चाहिए क्योंकि उसने उसके साथी को मारा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता विपिन ने माना शक्ति का इस्तेमाल किया और तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ गया। खतरे को महसूस करते हुए भेड़िए का सींग फिर से चमका और उसके सामने एक मोटी बर्फ की दीवार खड़ी हो गई। तलवार ने बर्फ की दीवार को चीर दिया, लेकिन दीवार कटते ही भेड़िया दूर चला गया था। दीवार को नष्ट करते ही विपिन ने बर्फीले भेड़िए पर 3 शैडो बुलेट चलाई। भेड़िया बुलेट से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बुलेट उसके आगे पैर में लग गई जिससे वो जमीन पर गिर गया। विपिन तुरंत भेड़िए के सामने आ गया। बिना अपने साथी के वो बस एक सी रैंक का राक्षस था और विपिन से लड़ने का कोई मौका नहीं था। विपिन ने बिना रुके अपनी तलवार से भेड़िए पर हमला किया। भेड़िए ने फिर से बर्फ की दीवार खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी दीवार तुरंत टूट गई और तलवार उसकी पीठ में धंस गई। भेड़िए ने दर्द से चिल्लाया, लेकिन विपिन नहीं रुका। उसने अपनी तलवार से एक और वार किया जिससे भेड़िए का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया और उसकी जान चली गई। चैप्टर 80 सफेद भालू। जैसे ही सींग वाला बर्फीला भेड़िया मरा, बाकी भेड़ियों को मिली अधिक शक्ति भी खत्म हो गई और वे वापस साधारण सी रैंक वाले बर्फीले भेड़िए बन गए। बचे हुए 2 बर्फीले भेड़ियों ने अचानक अपनी शक्ति कमजोर होते महसूस की और वे घबरा गए। वाणी, जो उनसे लड़ रही थी, उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपने चारों ओर कई बर्फीले नुकीले टुकड़े बनाए। दोनों बर्फीले भेड़ियों ने बर्फ की दीवारें बनाई और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सींग वाले भेड़िए के बिना उनकी दीवारें कमजोर पड़ गईं
और नुकीले टुकड़े उन्हें आसानी से चीरते हुए निकल गए। दोनों भेड़ियों ने दर्द से चीखा, क्योंकि बर्फीले नुकीले टुकड़ों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया था। जंगल की सफेद बर्फ खून से लाल हो गई और दोनों भेड़ियों की जान चली गई। वाणी ने राहत की सांस ली और जल्दी से कोर की तलाश में जुट गई, इससे पहले कि और राक्षस आ जाएं। विपिन भी ऐसा ही कर रहा था। जब वो उनके शरीर में कोर की तलाश कर रहा था, तब उसका चेहरा उदास हो गया, क्योंकि उसे कोई कोर नहीं मिला था। अरे, मेरी किस्मत सच में खराब है। विपिन ने खुद को कोसा और वाणी की ओर देखा। जब उसने देखा कि वाणी ने 2 कोर निकाल लिए हैं, तो उसकी आंखें चमक उठीं और वो उसकी ओर बढ़ गया। वाणी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में कोर देख रही थी। उसकी किस्मत अच्छी निकली थी और उसे 2 कोर मिल गए थे। वो कोर को अपने स्टोरेज रिंग में रखने ही वाली थी। तभी उसने कदमों की आवाज सुनी। विपिन ने उसके पास आकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसके हाथ में कोर को देखा। वाणी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसे याद आया कि उसे 50% कोर विपिन को देने हैं। उसने विपिन की तरफ देखा, जो इस वक्त किसी मनी कलेक्टर की तरह लग रहा था, और उसका चेहरा फड़क उठा। मुझे खुशी है कि तुम्हें 2 कोर मिले, मुझे इस बार कुछ नहीं मिला। विपिन ने अपना हाथ उसके सामने रखते हुए कहा। तुम खुश हो, है ना? वाणी ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ कहा और विपिन के हाथ में एक कोर रख दिया। हाँ, मैं बहुत खुश हूं, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा और कोर को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। अब चलते हैं, मुझे लगता है कि खून की गंध से और राक्षस यहां आ सकते हैं, विपिन ने कहा और आगे बढ़ने लगा। नाराजगी भरे चेहरे के साथ वाणी ने भी कोर को अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और उसके पीछे चल पड़ी। 3 घंटे बाद 2.5 मीटर लंबा सफेद भालू जोर से गरजा और गिन भरी नजरों से विपिन को घूरने लगा। शांत हो जाओ बड़े भाई, मैंने तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने तो नहीं मारा है कि तुम इस तरह गरज रहे हो, विपिन ने कहा और अपनी सबसे मासूम मुस्कान दिखाई। वाणी, जो कुछ दूरी पर 3 लकड़बग्घों जैसे राक्षसों से लड़ रही थी, उसकी बात सुनकर बस उसे खाली नजरों से देखती रह गई। विपिन के पीछे 2 छोटे सफेद भालू लेटे थे, जिनकी हड्डियां टूटी हुई थी और दांत टूटे हुए थे। उनकी आंखें कसकर बंद थी, जैसे वे बेहोश हों, और उनके शरीर बीच बीच में हिल रहे थे, जैसे कोई बुरा सपना देख रहे हों। देखो, वे अभी भी जिंदा है, मैं तो बस उनके साथ खेल रहा था, विपिन ने सफाई दी जब उसने देखा कि दोनों भालुओं के शरीर बीच बीच में हिल रहे हैं। उसके चारों ओर का तापमान और भी गिर गया और वो विपिन की ओर दौड़ पड़ा। गुस्से में भालू को आते देख विपिन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने मानव शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी शक्ति को महसूस किया। कुछ ही पलों में विपिन और सफेद भालू आमने सामने थे। भालू ने अपने बड़े पंजों का इस्तेमाल कर हथौड़े की तरह उसे मारने की कोशिश की। हवा फट गई और जमीन में दरार बन गई, क्योंकि भालू का विशाल पंजा विपिन की ओर बढ़ रहा था। भालू के हमले की ताकत को महसूस करते हुए विपिन पीछे नहीं हटा, माना उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसने अपने मुक्के से भालू के पंजे का सामना किया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और उनके चारों ओर की जमीन हिल गई। बर्फ के टुकड़े हर जगह उड़ गए और शॉकवेव ने उनके आसपास के 20 मीटर के क्षेत्र को झंझोर दिया। टकराव के बाद भालू और विपिन दोनों बराबरी पर थे और किसी को भी पीछे नहीं धकेला जा सका। सफेद भालू चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने 2 पैरों वाला जानवर इतना मजबूत होगा। विपिन को भी यह हैरानी हुई कि इस सफेद भालू की शारीरिक ताकत C+ रैंक तक पहुंच गई। लेकिन जब उसे याद आया कि यह भालू उस सींग वाले भेड़िए जैसा है और कोई साधारण सी रैंक वाला राक्षस नहीं है, तो उसे लगा कि यह सामान्य है। भालू दहाड़ने लगा और जब एक छोटे से 2 पैरों वाले जानवर ने उसके हमले को आसानी से रोक दिया, तो वो और भी गुस्सा हो गया। भालू ने अपना दूसरा पंजा उपयोग किया और उसे विपिन के सिर की ओर घुमाया। विपिन ने पंजे से बचने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके सिर के पास से कोई शक्तिशाली हमला गुजर रहा है। नीचे झुकने के बाद विपिन ने भालू के खुले पेट पर मुक्का मारा। जब विपिन ने भालू के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा तो एक तेज आवाज गूंज उठी। भालू थोड़ा पीछे की ओर खिसक गया और दर्द के कारण उसकी आंखें चौड़ी हो गई। विपिन ने भालू का सावधानी से पीछा किया और उसे एक बार फिर उसी जगह पर मुक्का मारने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का भालू के पेट में पड़ने वाला था, बर्फ की एक परत उसके पेट पर जम गई और उसका मुक्का उस पर जा लगा। बर्फ की परत टूट गई, लेकिन उसकी मुट्ठी का आधा से ज्यादा ताकत भी गायब हो गई थी और भालू को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। भालू को अपने हमले को रोकते देख विपिन ने पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन भालू ने तेजी से काम किया और एक ही पल में अपनी दोनों भुजाएं घुमाई और उसे पीछे हटने से पहले उसे गले लगा लिया। जब भालू ने उसके शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत की तो विपिन गुर्राया। विपिन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत भालू के समान थी, इसलिए वो खुद को छुड़ा नहीं पाया। लानत है भालू, मुझे जाने दो वरना तुम बहुत पछताओगे, विपिन ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर कुचला जा रहा है। लेकिन विपिन की बात सुनकर भालू ने और भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया, और ऐसा करना काफी नहीं था। उसने उसे एक मजाकिया मुस्कान भी दिखाई। भालू की मजाकिया मुस्कान देखकर विपिन के माथे पर काली रेखाएं उभर आई और गुस्से भरे लहजे में कहा, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, और माना शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया। चैप्टर 81 भगवान का न्याय। जैसे ही विपिन ने माना शक्ति का उपयोग करना बंद किया, उसने महसूस किया कि उसका दर्द दोगुना हो गया और उसकी हड्डियां टूटने के कगार पर थी। माना शक्ति के बिना विपिन का शरीर भालू की ताकत का दबाव नहीं झेल सकता था। इसके बिना उसका शरीर अभी भी केवल सी रैंक पर है। विपिन ने अपने दांत भींच लिए और दर्द सहन किया। उसी समय जब उसने डायमेंशन शैडो बुलेट का उपयोग किया तो उसकी आंखें क्रूर हो गई। इस बार विपिन ने इस बुलेट को बनाने के लिए बहुत सारा माना का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने कहा था कि वो भालू को पछतावा कराएगा। वो सुनिश्चित करेगा कि भालू वास्तव में पछताए। भालू की परछाई हल्की सी हिली और अगले ही पल उसमें से एक मोटी बुलेट निकली। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा था, इसलिए बुलेट सीधे उसके पैरों के बीच जा लगी। भालू का फर खड़ा हो गया और उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ। भालू दूर जाना चाहता था, लेकिन शैडो बुलेट बहुत तेज थी। बुलेट सीधे निशाने पर लगी और भालू की बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी हो गई। विपिन ने महसूस किया कि भालू की पकड़ ढीली हो रही है और वो जल्दी से भालू से दूर जाने में सफल हो गया। भालू के मुंह से एक दर्द भरी दहाड़ निकली, जिसने सुनने वालों के दिल को झंझोर दिया, और वो अपनी जांघों को पकड़ते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जांघों से निकल रहा खून उसकी पंजों को लाल कर रहा था। विपिन, जो भालू से दूर भाग चुका था, भारी सांस ले रहा था, क्योंकि जब भालू ने उसे पकड़ा था तो वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसके मुंह के कोने से खून की हल्की धार बह रही थी। विपिन ने जमीन पर लौट रहे भालू को देखा और हंसी भरे लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जाने दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब तुम भगवान के न्याय का अनुभव करो। जब भालू की दर्द भरी दहाड़ सुनाई दी तो वाणी के खिलाफ लड़ रहे 3 लकड़बग्घे रुक गए और भालू की ओर देखने लगे। वाणी भी रुक गई और इधर उधर देखने लगी। लकड़बग्घे जैसे राक्षसों ने देखा कि भालू जमीन पर लौट रहा है तो वे हैरान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस बड़े भालू को ऐसा क्या हो गया है कि वो इस तरह से जमीन पर लौट रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भालू किस तरह अपने शरीर को पकड़ रहा है और उसके पंजे खून से लाल हो चुके हैं, तो उन्होंने अचानक कुछ समझ में आया और महसूस किया कि भालू की दहाड़ में पीड़ा है। वाणी ने भी समझा कि क्या हुआ है और उसने विपिन की ओर देखा, जो भालू को कोस रहा था और भगवान के न्याय के बारे में बुदबुदा रहा था। जब लकड़बग्घों ने देखा कि विपिन ने भालू के साथ क्या किया, तो उनकी आंखें डर से चमक उठीं और वे एक कदम पीछे हट गए। उनकी नजर में विपिन अब एक डरावने राक्षस की तरह लग रहा था। उन्होंने वाणी को देखा और पाया कि वह भी उस डरावने राक्षस जैसी ही लग रही थी। जब उन्होंने सोचा कि वाणी उस डरावने राक्षस के साथ है तो वो जरूर आकर उसकी मदद करेगी, तो वे और भी भयभीत हो गए। भागो, इस विचार ने सभी लकड़बग्घों के दिमाग में घर कर लिया और वे बिना किसी हिचकिचाहट के उस डरावने राक्षस से दूर भागने लगे। वाणी उन राक्षसों को भागते हुए देखकर दंग रह गई, लेकिन दंग रह जाने के बावजूद उसने मौका नहीं गंवाया। जब सभी राक्षस उसकी पीठ दिखा रहे थे, तभी उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक उठीं और उसके पैरों के चारों ओर बर्फ की परत बन गई। आइस वॉक वाणी ने अपने स्किल का उपयोग किया और अपनी हल्की नीली तलवार पकड़े हुए तुरंत एक लकड़बग्घे के पास पहुंच गई। उसने अपनी तलवार को एक झटके में घुमाया और उसी समय कुछ बर्फ की जंजीरें लकड़बग्घे को बांधने लगी। कुछ देर पहले का भयानक दृश्य देखने के बाद लकड़बग्घे कुछ भी नहीं कर पाए और उनका शरीर 2 हिस्सों में कट गया। आइस लॉक, वाणी ने कहा, और भागने की कोशिश कर रहे 2 लकड़बग्घों के चारों ओर और बर्फ की जंजीरें बन गई, जिससे वे फंस गए। विपिन ने वाणी की लड़ाई पर एक नजर डाली और फिर से भालू पर ध्यान दिया। भालू को दर्द में देखकर विपिन ने सिर झटकते हुए अपनी तलवार निकाली और भालू को आसानी से खत्म कर दिया। भालू को मारने के बाद विपिन ने 2 छोटे भालुओं को भी देखा
और उन्हें भी मार दिया। भालुओं को खत्म करने के बाद उसने कोर की तलाश की और बड़े सफेद भालू से एक कोर पाकर खुश हुआ। अब उसके पास कुल 9 कोर थे। भालुओं से लड़ने से पहले विपिन ने 3 घंटे तक राक्षसों का सामना किया और कई कोर इकट्ठा किए। कोर इकट्ठा करने के बाद उसने वाणी की ओर देखा, जिसने हाल ही में आखिरी लकड़ बग्घा को मारा था और कोर की तलाश कर रही थी। विपिन ने एक हीलिंग पोशन निकाली और पी लिया, क्योंकि भालू को मारने के बावजूद भी उसका शरीर दर्द कर रहा था। पोशन पीने के बाद वो वाणी की ओर बढ़ा और देखा कि उसे कोई कोर नहीं मिला। चलो चलते हैं, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, विपिन ने कहा और वे आगे बढ़ गए। चलते समय विपिन ने देखा कि वाणी उसे अजीब तरह से देख रही थी। क्या हुआ? विपिन ने पूछा। वाणी ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सिर हिला दिया। कुछ नहीं। वो भगवान के निर्णय के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन खुद से ये सवाल नहीं पूछ पाई। जब विपिन ने देखा कि वो कुछ नहीं कह रही है, तो उसने कंधे उचका दिया और आगे बढ़ने लगा। 5 मिनट बाद उन्होंने जंगल का अंतिम छोर देखा और वे बाहर निकल गए। जैसे ही विपिन और वाणी जंगल से बाहर आए, उनके सामने एक पोर्टल दिखाई दिया जो तीसरी मंजिल की ओर ले जा रहा था। चलो थोड़ी देर आराम करने के बाद चलते हैं, विपिन ने कहा, क्योंकि वे घंटों से लड़ रहे थे। वाणी ने सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वह भी थकी हुई थी। उन्होंने लगभग 4 घंटे आराम किया और पूरी तरह से ठीक होने के बाद उस पोर्टल के अंदर चले गए जो उन्हें तीसरी मंजिल की ओर ले जा रहा था। चैप्टर 82 न्यू स्किल आइस ब्लास्ट। वाणी ने तलवार सामने तानते हुए कहा। जैसे ही उसने कहा, उसकी तलवार की नोक पर एक छोटा नीला गोला बनने लगा, जो ठंडी और विनाशकारी शक्ति छोड़ रहा था। जाओ, वाणी ने कहा, और नीला गोला 3 सफेद बंदरों की ओर बढ़ा, जो बर्फ की जंजीरों से बंधे हुए थे। गोला छोटा था, लेकिन बंदरों की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। वही वे और तेजी से जंजीरों से मुक्त होने की प्रयास करने लगे, लेकिन जंजीर बहुत मजबूत थी और वे उन्हें तोड़ नहीं सके। नीला गोला उनके पास आकर फट गया। गोले के फटने से बर्फीली ऊर्जा निकली, जिसने 10 मीटर के दायरे में सब कुछ जमा दिया। बंदर भी नीली बर्फ के अंदर मूर्तियों में बदल गए। वाणी ने आइस ब्लास्ट का इस्तेमाल करने के बाद एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बर्फ की मूर्तियों की ओर बढ़ी। वाणी एक मूर्ति के सामने आई और अपनी हथेली पर पूरी ताकत इकट्ठा कर उस पर मार दी। क्रैक 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 डॉट। मूर्ति दरारों से भर गई और कई छोटे बर्फ के टुकड़ों में बिखर गई। वाणी ने दूसरी मूर्तियों के साथ भी यही किया और वे भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। वाणी ने टुकड़ों के बीच देखा और उसे वहां एक कोर मिला, जो हल्के नीले रंग की बर्फ से ढका हुआ था। कोर इकट्ठा करने के बाद उसने अपने से थोड़ी दूर विपिन को देखा, जिसने एक बंदर को जमीन पर पटक दिया और फिर अपनी तलवार से उसे मार दिया। यह तलवार से ज्यादा अपनी मुट्ठियों से लड़ता है, वाणी ने बड़बड़ाते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। आखिरी बंदर को मारने के बाद विपिन ने भी कोर की तलाश की, लेकिन जब तीनों बंदरों के शरीर से कुछ नहीं मिला, तो वो खुद ही को कोसने लगा। चलो, हम लगभग पहुंच चुके हैं, वाणी ने विपिन के पास आकर कहा, और वे दोनों आगे बढ़ने लगे। 15 मिनट चलने के बाद उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला और उनके सामने एक बड़ी पिरामिड जैसी फॉर्मेशन दिखाई दी। हम पहुंच गए, वाणी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उन्हें तीसरी मंजिल पर पहुंचे लगभग 6 घंटे हो चुके थे और ये मंजिल भी पहली मंजिल जैसी थी, जहां उन्हें दूर में स्थित बड़े पिरामिड तक पहुंचना था। लेकिन यहां का पिरामिड उनसे लगभग 20 किलोमीटर दूर था और उन्हें कई राक्षसों से लड़ना पड़ा। पिछले 6 घंटों से वे लगातार राक्षसों से लड़ रहे थे और काफी थक चुके थे। इन 6 घंटों के दौरान विपिन ने कई सी रैंक के राक्षसों को मारकर 8 कोर प्राप्त किए थे, जबकि वाणी को 10 कोर मिले। लेकिन वाणी को अपने कोर का 50% भाग विपिन को देना था, जिससे उसके पास 5 कोर ही बचे, जबकि विपिन को 13 कोर मिले। अब विपिन के पास कुल 22 सी रैंक के कोर है। जब वे पिरामिड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पोर्टल है जो चौथी मंजिल की ओर ले जा रहा था, लेकिन वे उसमें अंदर नहीं गए। चौथी मंजिल पर जाने से पहले यहां आराम करते हैं, वाणी ने कहा, और विपिन ने सहमति में सिर हिलाया। वो भी उन राक्षसों से लड़ने के बाद थक चुका था। अगली मंजिल पर जाने से पहले विपिन अपने द्वारा इकट्ठा किए गए कोर को सोखना चाहता था। हालांकि उसका मोनार्च कोर अगले लेवल पर नहीं पहुंचेगा, लेकिन विपिन को उम्मीद थी कि उसे कोई ऐसा स्किल मिलेगा जो उसकी मदद कर सके। मुझे सारे कोर को सोखने करने के बाद कम से कम एक स्किल तो मिलनी ही चाहिए, विपिन ने सोचा और पिरामिड के पास एक छोटा सा कैंप लगाया। वाणी ने भी ऐसा ही किया
और अपना खुद का कैंप तैयार किया। कैंप लगाने के बाद वे दोनों अपने अपने कैंप के अंदर चले गए। पिरामिड और पोर्टल के आसपास की जगह डंजन का सबसे सुरक्षित जगह थी, जहां राक्षस नहीं आ सकते थे, इसलिए आराम करते समय उन्हें हमले की चिंता नहीं थी। विपिन ने पहले कुछ खाना खाया जो वो अपने साथ लाया था, और जाहिर है इस बार वो कप नूडल्स नहीं लाया था, क्योंकि अब वो अमीर है, इसलिए वो महंगा मसाला ओट्स खाना लाया था, जिसका स्वाद काफी अच्छा था। वो मछली और दूसरी चीजें लाना चाहता था जिन्हें वो खुद पका सके, लेकिन जब उसे याद आया कि वो bachelorcooking.com का यूजर है, तो उसने सिर्फ मसाला ओट्स खाना ही लाया। खाना खाने के बाद विपिन ने कोर्स सोखने से पहले सोने का फैसला किया। उसे डंजन में आए हुए लगभग 15 घंटे हो चुके थे, और इस दौरान वो ठीक से सो नहीं पाया था। विपिन ने अपने फोन पर अलार्म सेट किया और सोने चला गया। वो 4 घंटे बाद उठा जब अलार्म बजा। उठने के बाद विपिन ने तरोताजा महसूस किया और अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया। स्ट्रेचिंग के बाद उसने एक और मसाला ओट्स खाया। अपने पिछले जीवन में पढ़ी गई कहानी के अनुसार लोग शक्तिशाली बनने के बाद बिना खाए रह सकते थे और वातावरण की ऊर्जा से जीवित रहते थे, लेकिन असलियत में विपिन को जितना ज्यादा मजबूत बनना था, उसे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी। अब वो पहले से भी ज्यादा खा रहा था। खाने के बाद विपिन ने आखिरकार डंजन से एक्ट किए गए कोर निकाले। कोर निकालने के बाद उसने इंतजार नहीं किया और एक कोर को अपने मुंह में डाल लिया। जैसा कि हमेशा होता है, कोर ऊर्जा में बदल गया और वो ऊर्जा उसके मोनार्च कोर की ओर बढ़ गई। जल्द ही उसके मोनार्च कोर ने उस ऊर्जा को सोख लिया, लेकिन उसे कोई स्किल नहीं मिला। विपिन निराश नहीं हुआ। उसने एक और कोर को अपने मुंह में रख लिया। इस तरह वो एक के बाद एक कोर को अपने मुंह में रखता रहा। अचानक जब विपिन ने 14वां कोर सोखा, तो उसे एक सूचना मिली। आपको एक नया स्किल मिला है। वाणी जागने के बाद अपने कैंप से बाहर निकली। वो 5 घंटे तक सोई और अब वो पूरी तरह ठीक थी। जब वो टेंट से बाहर आई, तो उसने देखा कि विपिन अपने टेंट के बाहर बैठकर फोन पर गेम खेल रहा था। विपिन को जो स्किल मिली थी वो साधारण थी, पर वो फिर भी खुश था, क्योंकि ये कुछ न होने से तो बेहतर ही था। चैप्टर 83 एक शर्त। उसे उसके बाद कोई और स्किल नहीं मिली। अपने स्किल को जांचने के बाद जब विपिन ने देखा कि वाणी अभी भी अपने तंबू के अंदर है, तो उसने समय बिताने के लिए अपने फोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया। पहले की तरह वो फिर से सुपर जारियो खेल रहा था और राजकुमारी का किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वो उसे बचाने के बजाय राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हर बार जब वो उसे बचाता है, वो राक्षस राजा के पास वापस चली जाती है, तो साफ है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। और क्योंकि वह राजकुमारी को राक्षस राजा से जबरदस्ती अलग करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो इसे बचाव नहीं कह सकता। इसलिए उसने इसे किडनैपिंग का गेम बना दिया। जब उसने वाणी को बाहर आते देखा, तो विपिन ने अपना फोन रख लिया। इस बार उसने राजकुमारी का 2 बार किडनैप किया, लेकिन हमेशा की तरह वो भाग गई और राक्षस राजा के महल में लौट गई। गेम की दूसरी बात जो उसने नोटिस की थी, वो ये थी कि राक्षस राजा अमर है। जब वो राजकुमारी को किडनैप करने के लिए राक्षस राजा के महल जाता है, तो चाहे उसने उसे कितनी भी बार मारा हो, वो हर बार जीवित हो जाता था। क्या ये गेम सच में अच्छा है? वाणी ने पूछा जब उसने विपिन को फिर से वही गेम खेलते देखा। उसे याद आया कि डंजन का गार्ड अमर भी यही गेम खेल रहा था। हाँ, समय बिताने के लिए काफी अच्छा है। विपिन ने सिर हिलाया। चाहे वो राजकुमारी को हर बार भागने के लिए कोसता हो, वो ये मानने से मना नहीं कर सकता था कि ये गेम मजेदार है। वाणी ने सिर हिलाया और डंजन साफ करने के बाद इसे आजमाने का सोचा। मुझे 4थी मंजिल के बारे में कुछ बताओ, विपिन ने फोन दूर रखते हुए पूछा। उसे इंटरनेट से कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन वो 4थी मंजिल बाकी मंजिलों से अलग लग रही थी। उसने जो पढ़ा वो काफी अजीब था। जानकारी के अनुसार 4थी मंजिल पर आप और आपका साथी एक सी रैंक के राक्षस का सामना करेंगे। जब तक आप उसी रैंक के राक्षस को मार नहीं देते, आप मंजिल पार नहीं कर सकते। विपिन को यकीन नहीं था कि ये इतना आसान होगा, खासकर तीसरी मंजिल पर इतने सारे राक्षसों का सामना करने के बाद। 4थी मंजिल बाकी 3 मंजिलों से अलग है, जिन्हें हमने अब तक साफ किया है। 4थी मंजिल पर हमें दोनों को एक सी रैंक के राक्षस का सामना करना पड़ेगा, वाणी ने बताया और कहा। हम एक सी रैंक के राक्षस से लड़ेंगे, लेकिन ये एक साधारण सी रैंक के राक्षस से अधिक शक्तिशाली होगा, जैसे कि सींग वाला भेड़िया और सफेद भालू जिससे तुमने पहले सामना किया था। विपिन ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि ये वही बात थी जो उसने इंटरनेट पर पढ़ी थी।
लेकिन इस मंजिल को साफ करने के लिए तुम्हें 1 मिनट से भी कम समय में उस राक्षस को मारना होगा। विपिन एक पल के लिए हैरान रह गया जब उसने सुना कि उसे 1 मिनट से भी कम समय में उस राक्षस को मारना होगा। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो इतने कम समय में एक सी रैंक के राक्षस को मारने को लेकर निश्चित नहीं था। विपिन के चेहरे पर हैरानी देख वाणी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा यह हैरान चेहरा का क्या मतलब है? क्या तुम इतने यकीन से नहीं कह सकते कि 1 मिनट से भी कम समय में उस राक्षस को मार पाओगे? वाणी की मुस्कान देखकर विपिन ने सिर्फ कंधे उचका दिए और कुछ नहीं कहा। विपिन की चुप्पी देखकर वाणी को लगा कि उसे अपने आप पर भरोसा नहीं है और उसके मन में एक विचार आया। क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे? विपिन जो सोच रहा था कि वो 1 मिनट से भी कम समय में राक्षस को कैसे मारेगा, उसने वाणी की बात सुनी और उसकी तरफ देखा। कैसी शर्त? ये बहुत सरल है, वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा। चौथी मंजिल पर राक्षस को मारने के बाद हमें तुरंत 5वीं मंजिल पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर तुम मुझसे पहले 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो मैं तुम्हें इस डंजन के सभी कोर दे दूंगी। लेकिन अगर मैं तुमसे पहले पहुंच गई तो मेरे द्वारा दिए गए 50% कोर का हमारा सौदा रद्द हो जाएगा, और जो कोर मैंने दिए हैं वो तुम मुझे वापस कर दोगे। मैं सहमत हूं, विपिन ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, यह ध्यान में रखे बिना कि उसने पहले ही वाणी के दिए हुए सभी कोर को सोख लिया है। विपिन के तुरंत हाँ कहने पर वाणी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वो मुस्कुराई क्योंकि उसे भरोसा था कि वो सबसे पहले ही उस राक्षस को मार देगी। चले, उसने शर्त लगाने के बाद विपिन से पूछा। बिल्कुल, विपिन ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। जल्द ही उन्होंने अपना टेंट पैक किया और स्टोरेज रिंग में रख दिया। वैसे एक बात पूछना भूल गया, विपिन को अचानक कुछ याद आया और उसने वाणी से कहा। क्या? वाणी जो पोर्टल जो के अंदर जाने के लिए तैयार थी, उसने उलझन में पूछा। अगर मैं 1 मिनट से भी कम समय में राक्षस को मारने में नाकाम रहा तो क्या होगा? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? वाणी ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर तुम उस राक्षस मारने में असफल रहते हो तो तुम्हें 1 मिनट के अंदर डंजन से बाहर भेज दिया जाएगा, और अगर हम में से कोई एक राक्षस को मार दे जबकि दूसरा असफल हो जाए, जिसने राक्षस को मारा उसे 5वीं मंजिल पर भेजा जाएगा जबकि दूसरा बाहर हो जाएगा, वाणी ने कहा और विपिन की ओर देखा। इसलिए राक्षस को 1 मिनट से भी कम समय में मारने की पूरी कोशिश करो। मेरी चिंता छोड़ो और अपने कोर मुझे सौंपने की तैयारी करो, विपिन ने आत्मविश्वास से कहा और पोर्टल के सामने आ गया। विपिन और वाणी दोनों एक साथ पोर्टल के अंदर गए। चैप्टर 84 टाइमर। पोर्टल में घुसते ही वाणी को लगा कि उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई और अगले ही पल वो खुद को बर्फीले मैदान के किनारे खड़ा पाया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वो एक ऐसी जगह पर थी जो क्रिकेट स्टेडियम जैसी दिखती थी, लेकिन स्टैंड खाली थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह पूरा स्टेडियम सफेद बर्फ से बना था, जिससे ये किसी स्वर्ग जैसी जगह लग रही थी। वाणी जिस मैदान में खड़ी थी वो 1 किलोमीटर बड़ा था। बर्फ के स्टेडियम को देखकर वो हैरान नहीं हुई क्योंकि उसे इसके बारे में पहले से पता था। एक पल स्टेडियम पर नजर डालने के बाद उसने मैदान के बीच में देखा जहां एक लंबा सफेद राक्षस खड़ा था। वो स्टेडियम के किनारे खड़ी थी, इसलिए राक्षस उससे लगभग 500 मीटर दूर था। उसकी आंख के किनारे पर 3 की उल्टी गिनती चल रही थी। उसे यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि 3 मिनट के बाद मैच शुरू होगा और उसे 1 मिनट के भीतर उस राक्षस को मारना होगा। वाणी उल्टी गिनती देखकर मैदान के बीच खड़े राक्षस की तरफ बढ़ने लगी। 500 मीटर की दूरी पर होने के कारण वो राक्षस को साफ नहीं देख पाई थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंची, उसने राक्षस को पूरी तरह से देखा। राक्षस करीब 3 मीटर लंबा था और बर्फ की सफेद परत से ढका हुआ था। इसकी बड़ी चमकती पीली आंखें इसे डरावना बनाती थी और इसका चेहरा गोरिल्ला जैसा था, जिससे इसकी आभा क्रूर लग रही थी। राक्षस एक सी रैंक का यति था। हालांकि ये सी रैंक का था, लेकिन वाणी को इसकी आभा देखकर लग रहा था कि ये सींग वाले भेड़िए और सफेद भालू से भी ज्यादा शक्तिशाली था, जिन्हें विपिन ने पहले मारा था। यति की ताकत महसूस करके वाणी घबराने के बजाय खुश हुई। जितना ताकतवर राक्षस होगा, विपिन को उसे मारने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। भले ही राक्षस ताकतवर था, लेकिन वाणी को पूरा भरोसा था कि अगर उसने अपना सबसे खास स्किल का इस्तेमाल किया तो वो इसे 1 मिनट से भी कम समय में मार सकती है। उसे पता था कि क्योंकि विपिन ने शर्त मान ली है तो उसके पास भी राक्षस को मारने के अपने तरीके होंगे, लेकिन वाणी को यकीन था कि जीत उसी की होगी। वाणी यति से सिर्फ 20 मीटर दूर जाकर रुक गई और टाइमर देखा।
चुनौती शुरू होने में अभी 1 मिनट बाकी था। वाणी ने यति पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टाइमर खत्म होने से पहले हमला करती है तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। टाइमर के खत्म होने का इंतजार करते हुए वाणी को अचानक लगा कि वो कुछ भूल रही है। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और सोचने लगी कि आखिर वो क्या भूल गई है। उसकी नजर फिर से टाइमर पर पड़ी, जहां सिर्फ 53 सेकंड बचे थे, और तभी उसे याद आया कि वो क्या भूल गई थी। मैंने विपिन को इस टाइमर के बारे में बताना ही भूल गई। वाणी को ठंडा पसीना आ गया। उसने सोचा कि अगर विपिन ने टाइमर खत्म होने से पहले राक्षस पर हमला कर दिया तो क्या होगा। उम्मीद है कि वो इतना मूर्ख नहीं होगा कि टाइमर खत्म होने से पहले हमला कर दे। वाणी ने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि विपिन कोई गलती कर सकता है। मैंने उसे बताया था कि 1 मिनट से भी कम समय में राक्षस को मारना होगा, तो उसे समझना चाहिए कि ये 3 मिनट का टाइमर राक्षस तक पहुंचने और खुद को तैयार करने के लिए है। वाणी ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। पहले मैं अपनी चुनौती पर ध्यान देती हूं, फिर मंजिल साफ करने के बाद इस पर सोचूंगी, उसने सोचा और खुद को शांत किया। वाणी की तरह ही पोर्टल में कदम रखने के बाद विपिन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखें धुंधली हो गई, और अगले ही पल उसने खुद को बर्फीले मैदान के किनारे खड़ा पाया। विपिन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, और जब उसने बर्फ से बने क्रिकेट स्टेडियम को देखा तो वो हैरान रह गया। बहुत खूबसूरत, विपिन ने बुदबुदाया, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य पहली बार देखा था। फिर अचानक उसकी नजर कोने में चल रही उल्टी गिनती पर पड़ी। विपिन ने उल्टी गिनती देखकर भौहें उठाई, और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। 3 मिनट, ये उल्टी गिनती क्यों चल रही है, विपिन ने कहा और उलझन में देखने लगा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या ये वही बात है, उसने खुद से कहा, और उसे याद आया कि डंजन में आने के बाद वाणी ने क्या कहा था। इस जगह की कठिनाई सबसे ऊंचे लेवल पर होगी। हमें साधारण से ज्यादा शक्तिशाली राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। वाणी के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे और उसका चेहरा बिगड़ गया। उल्टी गिनती देखकर वो तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। क्या मुसीबत है, मुझे 3 मिनट में 3 राक्षसों को मारना होगा। विपिन बड़बड़ाया और इधर उधर राक्षस को ढूंढने लगा। तभी उसे मैदान के बीच में खड़े यति की मौजूदगी महसूस हुई, और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। ये राक्षस इतनी दूर क्यों खड़ा है, मैं तो पहले ही समझने में 30 सेकंड बर्बाद कर चुका हूं। विपिन चिल्लाया और पूरी ताकत से यति की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते हुए वो खुद को नहीं रोक सका और सोचने लगा कि अगर वो वाणी के साथ शर्त हार गया तो क्या होगा। वो पहले ही उसके कोर का इस्तेमाल कर चुका है, मैं उसे वो कोर कैसे लौटाऊंगा जो मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिए है। इस ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया, और वो और भी तेजी से यति की ओर भागने लगा। इधर वाणी ने गहरी सांस ली, क्योंकि उल्टी गिनती अब खत्म होने वाली थी। वो विपिन को टाइमर के बारे में न बताने की बात भूल चुकी थी, और अब उसका पूरा ध्यान उसके सामने खड़े यति पर था। चैप्टर 85, वाणी का नया रूप। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म हुई, यति की भयानक दहाड़ बर्फीले मैदान में गूंज उठी। वाणी को लगा कि दहाड़ की आवाज सुनकर उसका दिमाग हिल गया है, लेकिन उसने अपना फोकस नहीं खोया। उसकी आंखों के कोने में एक नया टाइमर दिखाई दे रहा था। जैसे ही टाइमर शुरू हुआ, वाणी का रूप बदलने लगा। उसके हल्के नीले बाल बर्फ जैसे सफेद हो गए, उसकी हरी आंखें चांदी जैसी चमकने लगी, और उसकी त्वचा हल्की पीली सफेद हो गई, जैसे वो बीमार हो। उसके शरीर से एक ठंडी आभा निकलकर 100 मीटर की जगह को ढक रही थी। यति, जो अभी दहाड़ रहा था और वाणी की ओर बढ़ रहा था, ठंडी आभा से कांपने लगा और वही जम गया। हालांकि यति बर्फीला राक्षस था, लेकिन इस आभा के आगे वो भी ठिठुर गया। जान बचाने के लिए यति मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन मुड़ते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ को कोई छू रहा है। उसने पीछे देखा तो ठंडी चांदी की आंखें बिना किसी भावना के उसे घूर रही थी। वाणी, जो एक पल पहले 20 मीटर दूर थी, अब यति के पीछे खड़ी थी, और उसके हल्के सफेद हाथ से उसकी पीठ को छू रहे थे। रुक जाओ, वाणी ने ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही यति ने ये आवाज सुनी, उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई, और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा भी जम गई हो। वाणी के हाथ से एक बर्फीली आभा का विस्फोट हुआ, और यति एक पल में बर्फ की मूर्ति में बदल गया। वाणी ने मूर्ति को थप्पड़ मारा, और वो बर्फीली मूर्ति धूल में बिखर गई। यति भी उसके साथ खत्म हो गया। जैसे ही यति की मौत हुई, वाणी का रूप फिर से साधारण हो गया। वो भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला था और मुंह से खून बह रहा था।
उसका शरीर भी ठंड से कांप रहा था। लेकिन जब उसे लगा कि वो टेलीपोर हो रही है, तो वाणी ने हल्की मुस्कान दी और टेलीपोर होने से पहले टाइमर पर नजर डाली, जो यति की मौत के बाद रुक गया था। उसने यति को सिर्फ 9 सेकंड में मार दिया। उसे भरोसा था कि विपिन उससे ज्यादा समय लेगा। चौथी मंजिल से टेलीपोर्ट होने के बाद वाणी ने खुद को एक बड़े सफेद दरवाजे के सामने खड़ा पाया, जो लगभग 10 मीटर ऊंचा था। उसका चेहरा अभी भी पीला था और शरीर कांप रहा था। इसलिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक पोशन निकाला और जल्दी से उसे पी लिया। पोशन पीने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ा रंग लौट आया और उसका शरीर कांपना बंद हो गया। लगता है अब तुम अपने सारे कोर मुझे देने वाली हो। लेकिन जैसे ही वाणी का कांपना बंद हुआ, उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा तो विपिन उसके पीछे जमीन पर बैठा था। विपिन को खुद से पहले यहां देखकर वाणी का शरीर फिर से कांपने लगा और वो खुद से पूछे बिना नहीं रह सकी, कैसे? विपिन ने उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। वो किसी को नहीं बताएगा कि वो यहां कैसे पहुंचा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो उसे बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। कुछ मिनट पहले वो राक्षस मुझसे इतनी दूर क्यों है? यहां हो क्या रहा है? ये समझने में मुझे 30 सेकंड लग गए। विपिन चिल्लाया और पूरी ताकत से यति की ओर दौड़ा, जो मैदान के बीच में खड़ा था। दौड़ते हुए उसने बाकी के 2 राक्षसों को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन कोई और राक्षस नहीं दिखाई दिया। शायद ये राक्षस के मरने के बाद बाकी राक्षस यहां आ जाएंगे, विपिन ने सोचा और यति के पास पहुंच गया। जब विपिन ने देखा कि यति 3 मीटर लंबा है, तो उसने ध्यान नहीं दिया और टाइमर देखा। सिर्फ 2 मिनट और 15 सेकंड बचे हैं। इतने कम समय में मैं तीनों को नहीं मार पाऊंगा, उसने सोचा और आखिरकार अपना फैसला किया। विपिन ने तुरंत मानव शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार 80% पर रुकने के बजाय उसने पूरी ताकत झोंक दी। उसके चारों ओर नीली और काले रंग की हल्की परत बन गई। उसे अपने अंदर असीम ताकत की अनुभूति महसूस हुई, लेकिन साथ ही पूरा शरीर दर्द से भी भर गया। विपिन को याद था कि उसने अजीत के खिलाफ लड़ाई में 100% मानव शक्ति का इस्तेमाल किया था और 5 मिनट बाद उसका दर्द असहनीय हो गया था। अगर मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं इस्तेमाल करूंगा तो सब ठीक रहेगा, उसने सोचा और यति की ओर देखा। लेकिन विपिन ने गलती की जब उसने सोचा कि वो 100% शक्ति के साथ मानव शक्ति का उपयोग करने के बाद ठीक हो जाएगा। जोश में आकर उसने बिना देर किए मानव शक्ति का इस्तेमाल कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ विपिन के पैरों के नीचे की बर्फ का मैदान फट गया और वो यति के सामने आ गया। लेकिन जैसे ही उसने नई ताकत से हमला किया, उसे पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। विपिन दर्द से बेहाल था और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसे याद आया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने अपने दांत भींचे और यति पर ध्यान केंद्रित किया। यति के पास पहुंचने के बाद विपिन ने देखा कि यति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, भले ही वो उसके ठीक सामने था। लेकिन विपिन ने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और पूरी ताकत से यति के चेहरे पर मुक्का मारा। 100% मानव शक्ति का उपयोग करने के कारण विपिन की वर्तमान शक्ति C+ रैंक के हंटर से भी अधिक थी। एक जोरदार धमाका हुआ जब यति उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर उछल गया और विपिन के चारों ओर की जमीन शॉकवेव के कारण टूट गई। बर्फ के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। हालांकि विपिन के पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था, फिर भी वो रुका नहीं। उसने अपनी ब्लैंक स्वार्ड की तलवार निकाली और अपनी जगह से गायब हो गया। विपिन अचानक यति के पास दिखाई दिया, जो अभी भी पीछे उड़ रहा था, और उसने तलवार से तेज प्रहार किया। यति का सिर जमीन पर लुढ़क गया, जबकि उसका सिरहीन शरीर 50 मीटर दूर जाकर गिरा। जैसे ही विपिन ने यति को मारा, उसने तुरंत मानव शक्ति का उपयोग बंद कर दिया। वो समझ नहीं पाया कि इतना दर्द क्यों हो रहा था, जबकि उसने इसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। दर्द को सहते हुए विपिन ने दूसरे राक्षस की तलाश शुरू कर दी। दूसरा राक्षस कहाँ है? विपिन ने गुस्से में कहा और टाइमर देखा। जैसे ही उसने टाइमर देखा, वो हैरान रह गया। टाइमर दिखा रहा था कि उसके पास अभी भी 2 मिनट और 7 सेकंड बचे हैं। इसका मतलब था कि उसने यति को सिर्फ 8 सेकंड में मार दिया था। लेकिन विपिन यति को मारने में लगने वाले समय को देखकर हैरान नहीं था। वो इसलिए हैरान था क्योंकि टाइमर बंद हो गया था। ये 2 मिनट 7 सेकंड पर रुक गया था। जब विपिन उलझन में था कि क्या हो रहा है, तभी उसके सामने एक सूचना दिखाई दी। नियम तोड़ने के कारण आप असफल घोषित कर दिए गए हैं।